चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आइडल गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने फैंस से कहती है, आप सभी का धन्यवाद यहाँ हमारे परफॉर्मेंस को देखने आने के लिए। क्या आप सभी हमारे परफॉर्मेंस को और भी देखना चाहते हैं? उसके फैंस चिल्लाने लगते हैं, या हम सभी देखना चाहते हैं। वह आइडल गर्ल अपने फैंस के इतने प्यार को देखकर बहुत खुश होती है और एक स्माइल के साथ अपना परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करती है। हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उस आइडल गर्ल की पिक छुपके से ले रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में उसके क्लाइंट का मैसेज आता है जो उससे कहता है, क्या तुमने पिक ली? और जवाब में वही पर्सन उसे उस आइडल गर्ल की पिक सेंड कर देता है। हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है जो कि पार्क होता है, जो हमें बताता है, जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक पार्ट टाइम वर्क करता था जिसमें मैं आइडल्स की पिक लेता था उनके फैंस के लिए। हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। उस आइडल गर्ल की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और उसके फैंस एक्साइटमेंट में धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिनके बीच पार्क पिसा रहा होता है और पार्क उन पर चिल्लाते हुए कहता है, सालो मुझे धक्का देना बंद करो। और अपने मन में सोचता है, ओह फक, मुझे मेरे कैमरे को प्रोटेक्ट करना होगा। सीन चेंज होता है और हमें एक कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क गाना गा रहा होता है। पार्क के सिंगिंग को एनालाइज करके कैरियोके का मॉनिटर उसे 50 पॉइंट देता है। पार्क उस मॉनिटर को देखते हुए हमें बताता है कि स्टेटस विंडो एक तरह का डाटा चार्ट होता है जो अपने और दूसरों को स्टेटस दिखाता है, और मेरा स्टेटस विंडो स्पेशली आइडल के लिए है। तभी उसके सामने उसका स्टेटस विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है मिशन कंप्लीट, और रिवॉर्ड में आपको 1 पॉइंट मिलता है, जिसे रीड कर पार्क खुद हैरान होता है और अनजाने में ही उसने एक मिशन भी कंप्लीट कर दिया होता है जो कि एक बार सिंगिंग करने का था। जिसे देख पार्क कहता है, क्या एक मिशन? और देखने लगता है कि क्या यहाँ और भी मिशन है, और उसके सामने सभी मिशन की लिस्ट ओपन हो जाती है। जिसे देख पार्क कहता है, यहाँ तो बहुत सारे मिशन हैं, और क्या इन्हें कंप्लीट करने पर मुझे ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ? और वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है जिसमें वो उस पॉइंट को अपने सिंगिंग पर लगा देता है, जिससे इसकी सिंगिंग की प्रोफेंसी C से C+ हो जाती है। और पार्क कहता है, क्या मेरी सिंगिंग का स्टेटस इंक्रीज़ हो गया? इससे क्या मेरी सिंगिंग इम्प्रूवमेंट होगी? और क्या ये रियल लाइफ में भी वर्क करेगा? चलो मैं सिंगिंग करके इसे टेस्ट कर लेता हूँ। और पार्क वही सॉन्ग को गाने लगता है जो उसने पहले गाया था, जिसमें उसे 50 पॉइंट मिला था। और पार्क गाना गाते हुए वे फील करता है कि उसकी सिंगिंग पहले से पॉलिश्ड लग रही है। और पार्क सॉन्ग को कंप्लीट करता है और कैरियोके का मॉनिटर इस बार पार्क को 80 पॉइंट देता है, जो 30 से इंक्रीज़ हो गई थी। जिसे देख पार्क कहता है, ये रियल में वर्क कर रहा है, और सोचता है, यानी ये स्टेटस विंडो कोई मजाक नहीं है। तो ये स्टेटस विंडो जो कह रहा है कि मैं यदि डेब्यू नहीं किया एज अ आइडल तो मैं मारा जाऊंगा, तो ये सच है। और थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो मेरे पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। सीन चेंज होता है और हमें एक सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीवी पर आइडल सीज़न 3 का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है, जिसमें वो कंटेस्टेंट्स को पार्टिसिपेंट करने के लिए कह रहे होते हैं। एक पर्सन कहता है, ये लोग आइडल सीज़न 3 ला रहे हैं। मुझे लगा था जब इनका सीज़न 1 और 2 फेलियर साबित हुआ तब मुझे लगा था कि इनका यही एंड है। पार्क को दिखाया जाता है जिसने हेयर कट करवाया होता है, और वो सोचता है अब मेरा हेयर मेरे लुक्स के साथ मैच कर रहा है। और हमें बताता है कि मैं पास्ट फ्यू डेज से अच्छे से डाइट ले रहा हूँ और स्लीप ले रहा हूँ, जिससे मेरा डिप्रेसिंग हो रहा चला गया है। फिर पार्क सैलून ओनर को उसके हेयर कट के लिए पे करता है और बाहर आ जाता है। सीन चेंज होता है, पता नहीं कितना सीन चेंज होगा। हमें T1 एंटरटेनमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टीम लीडर कह रहा होता है, ये काम नहीं करेगा, टैलेंटेड लोगों को तो रिक्रूट करना भूल जाओ, हमारे पास शो स्टार्ट करने के लिए भी इनफ कंटेस्टेंट नहीं है। उसके कोवर्कर को कहता है, क्या तुमने सभी एजेंसी के साथ राब्ता कर लिया? हमें उसे कोवर्कर का दिखाया जाता है जिसकी हालत ये बता रही होती है कि उसने कितने धक्के खाए हैं। जो कहता है, हाँ सर, मैंने पर्सनली जाकर सभी एजेंसी के साथ बात की जहाँ से हमें कुछ ही रिक्रूट मिले हैं। ये सुनकर वो टीम लीडर कहता है,
मुझे लगता है कि हमें रिक्रूटमेंट डेडलाइन को और भी डिले करना होगा और हमें पार्ट टाइमर्स को भी हायर करना चाहिए। इसमें तुम क्या कहती हो स्यूरिन? स्यूरिन और उसका कोवर्कर कहता है, सर वो तो लंच के बाद ही कहाँ चली गई थी। सीन चेंज होता है। हमें कैरियोका का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग अपने बुक के रूम में गाना गा रहे होते हैं और उन्हें एक लेडी नोटिस कर रही होती है जो कि स्यूरिन होती है। वो लोगों की सिंगिंग को नोटिस कर रही होती है। तभी उसके कानों में एक परफेक्ट बैलेंस सिंगिंग पड़ती है और सोचती है ये आवाज़ तो स्मूथ है और इसकी रिदम एकदम कंट्रोल में है। और वो एक रूम की ओर जाने लगती है जहाँ से ये पॉलिश्ड वॉइस आ रही होती है। वो उस रूम के डोर को थोड़ा सा ओपन करती है और अंदर वाले पर्सन से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? क्या हम बात कर सकते हैं? उस रूम के अंदर एक ही पर्सन होता है जो कि पार्क होता है, जो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? सिरिन कहती है, मैं यहाँ कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ से गुज़र रही थी और मुझे आपकी सिंगिंग काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। मैं T1 एंटरटेनमेंट से सिरिन हूँ और ये रहा मेरा कार्ड। दरअसल हमारी कंपनी एक आइडल सर्वाइवल शो ऑर्गेनाइज कर रही है जहाँ से काफ़ी लोग स्टार बन सकते हैं। यदि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो मेरे कंपनी इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन पार्क कुछ नहीं कहता, बस उसे चुपचाप देख रहा होता है। जिस पार्क के ऐसे रिएक्शन को देख सियोरिन कहती है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है एक स्टार बनने के लिए, यहाँ तक कि तुम शायद आगे चलकर आइडल भी बन सकते हो। लेकिन पार्क कहता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। लेकिन सियोरिन कहती है, अरे तुम हमारे कंपनी का एक छोटा सा टूर ले सकते हो जहाँ से तुम अच्छे से सोच सकते हो। सियोरिन को इतना इंसिस्ट करता देख पार्क कहता है, ओके मैं जाऊँगा। गाइस बस ओके, ये मतलब खुद आइडल बनना चाहता है लेकिन फिर भी भाव खा रहा है। यानी मतलब जान पर आए बने लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे। तो गाइज़ यहाँ चैप्टर 2 की ये एंडिंग होती है और चैप्टर 3 हम आज ही कंप्लीट ये करेंगे। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है। हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने बेड में लेटा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें उसकी सिंगिंग की प्रोफेंसी इंक्रीज़ हो गई थी C से C+ से B- में। पार्क अपने बढ़े हुए स्टेटस को देखकर सोचता है, आज का दिन बुरा नहीं था। पार्क याद करता है कि जब उसने सियोरिन को बताया कि उसका कोई पेरेंट्स नहीं है। यह सुनकर सियोरिन की आंखों में ट्विंकल आ गया था। उसने सोचा होगा कि मैं शौक में एक मसाले का काम करूँगा। पार्क हमें बताता है कि आखिर ब्रॉडकास्टिंग टीम उससे क्या एक्सपेक्ट करती है। उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि मेरे पास कोई टैलेंट है या नहीं। इनफैक्ट उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि मैं स्टेज में जाकर खुद का ही मजाक बना लूँ और ऑडियंस के लिए हंसने का एक पात्र बन जाऊँ। हालांकि ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता जब तक कि मेरा नाम लिस्टेड है एज अ कंटेस्टेंट। और हमें बताता है कि शो स्टार्ट होने में सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है और अब हमें डायरेक्ट 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है T1 स्टूडियो का, जहां पार्क हमें बताता है आज शो की फिल्मिंग का पहला दिन है जहां जजेस कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्हें एक टेम्परेरी रैंक देंगे और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस शो का मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस शो के एंड तक बना रहे। तभी पार्क के पास एक कंटेस्टेंट आता है जो उससे पूछता है, क्या तुमने यहाँ खुद से अप्लाई किया है? पार्क उस कंटेस्टेंट को देखता है और सोचता है, वाह ये तो दिखने में एक मिडिल स्कूलर लग रहा है। और उस कंटेस्टेंट से कहता है, हाँ मैंने यहाँ खुद से ही अप्लाई किया हुआ है। वो कंटेस्टेंट पार्क से पूछता है, ओह बाय द वे तुम्हारा एज कितना है? पार्क कहता है, आई एम 20। और अपने मन में सोचता है, ये मिडिल स्कूलर तो बड़ा ही फ्रेंडली है। वो कंटेस्टेंट पार्क से फिर से पूछता है, तुम कौन से एजेंसी से जुड़े हुए हो? पार्क कहता है, मैं किसी एजेंसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जिसे सुन वो कंटेस्टेंट मुंह बनाने लगता है और वहाँ से जाते हुए पार्क से कहता है, एनीवे हम फिर कभी बात करेंगे। जिसे ऐसे जाते देख पार्क अपने मन में कहता है, भूल जाओ वो पहले जो मैंने फ्रेंडली कहा था। ये मिडिल स्कूलर तो यहाँ सिर्फ बड़े एजेंसी से जुड़े हुए लोगों के साथ
कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता था। तभी वहाँ T1 स्टूडियो का एक वर्कर आता है और वहाँ के सभी कंटेस्टेंट से कहता है, ऑलराइट एवरीवन, अब हम लोग सेट की ओर मूव कर रहे हैं, सो मुझे फॉलो करो। सभी कंटेस्टेंट उसे फॉलो करने लगते हैं। हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जजेस एक कंटेस्टेंट से कह रहे होते हैं, कंटेस्टेंट ली सीजिन, तुम्हारी रैंक 15 प्लेस पर है। हमें स्योरिन को दिखाया जाता है जो सभी कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रही होती है और अपने मन में सोचती है, ये लोग बाहर में काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे थे, इसलिए हमने इन्हें रिक्रूट कर लिया था, लेकिन इनकी स्किल एक्चुअल में लैक कर रही है। जब बात आती है कोरियन ऑडिशन शोज़ की, तो एक निकम्मे कंटेस्टेंट को पॉपुलर करना बिल्कुल नामुमकिन का काम है, चाहे तुम कितने भी अच्छे ब्रॉडकास्टर क्यों ना हो। असल में इन कंटेस्टेंट का टैलेंट ही इन ऑडिशन शोज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन जब इनके पास कोई टैलेंट ही ना हो तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज़ कम टू द स्टेज। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारा पार्क होता है जो स्टेज की ओर बढ़ रहा होता है। पार्क को देख स्योरिन अपने मन में कहती है, ये तो वही पर्सन है जिसे मैंने 10 दिन पहले ही रिक्रूट किया था। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ खुद का ही मजाक बना ले, जिससे कम से कम ऑडियंस का शो में इंटरेस्ट तो बना रहेगा। पार्क स्टेज में पहुँच जाकर जजेस को अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो आई एम पार्क, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। पार्क के इतने छोटे से इंट्रोडक्शन को सुन बाकी सभी कंटेस्टेंट पार्क का मजाक बनाते लगते हैं। एक जज पार्क से पूछती है, क्या तुम्हारा इंट्रोडक्शन इतना ही था? पार्क कहता है, हाँ बस इतना ही। वो जज कहती है, हाँ ठीक है, तुम स्टार्ट कर सकते हो जो भी है। और पार्क सभी के बातों को इग्नोर कर अपना सिंगिंग स्टार्ट करता है। और जैसे ही पार्क अपनी सिंगिंग स्टार्ट की, उसके ट्यून और रिदम इतनी अच्छी होती है कि सभी जजेस और स्योरिन हैरान होते हैं और बाकी के कंटेस्टेंट भी उसके गाने में खो से जाते हैं। और एक जज अपने मन में सोचती है, ये काफ़ी ट्रिकी सॉन्ग है बिकॉज इसकी रिदम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ये पर्सन इस सॉन्ग को के हर एक नोट को अच्छे से गा रहा है। हम स्योरिन को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, व्हाट द एफ, क्या ये पर्सन उस दिन भी इतना अच्छा था? नहीं, आई स्वेयर ये उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। अगर ये उस टाइम भी इतना अच्छा होता तो मैं इसका इंटरव्यू और भी लंबा शूट करती। और आखिरकार इसने अपने परफॉर्मेंस के लिए इस सॉन्ग को ही क्यों चूज़ किया। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपनी ताड़म तोड़ परफॉर्मेंस को दे रहा होता है।